नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस चैनल पर आपकी जनरल साइंस को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपके सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। और आगामी जितने वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। साथ में इस वीडियो के अंत में आपको एक आवश्यक सूचना भी देना है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और साथ में एक हमने कुछ पॉइंट वहाँ पर बताया जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पोषण का उद्देश्य है। पोषण का उद्देश्य होता है तो क्या उद्देश्य होता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो पोषक का जो उद्देश्य होता है वह उपयुक्त सभी होता है, अर्थात ये जो 4 पॉइंट दिए हैं सभी पॉइंट काम होता है आपके पोषक का होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका जो सही जवाब है वो सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है? आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। जो कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा भी होते हैं। यहाँ पर अगर वसा भी होता तो वसा भी हो जाएगा। शरीर का निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ, तो उपापचय वाले करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपके जल, विटामिन और खनिज होते हैं। ठीक है, जल, विटामिन और खनिज होते हैं। वहीं पर एक पॉइंट और बचता है कि प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ खनिज और विटामिन होते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये पॉइंट आपके यहाँ से मिल सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो ये आपके किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 का जवाब आपका डी नंबर, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। अर्थात मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। जो मोनोसैकेराइड है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, मोनो कैसे होते हैं? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वहीं पर बात करें आपका डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि आपका पॉलीसैकेराइड की बात करें तो अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट आपका वर्ड दिया है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे कि मंड जो कि आपका जो निकलता है चावल में। ठीक है, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा पोषक पदार्थ है जो कोशिकाओं की वृद्धि तथा मरम्मत के लिए है? हमने ये क्वेश्चन को कमेंट करके बताया भी था और सभी बच्चों ने लगभग जवाब भी सही दिया है, और जिन लोगों ने नहीं दिया तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। तो कोशिका की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए आपका पोषक पदार्थ जो कार्य करता है वो आपका होता है ए नंबर, प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करने का कार्य करती है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जो 20 अमीनो अम्लों के अनेक संयोजनों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं। जो हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं प्रोटीन, वो निम्न प्रकार होते हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, रक्षात्मक प्रोटीन, एंटीबॉडीज आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है। तो लगभग जो अधिकांश 80% जो अधिकांश प्राणी होते हैं उनके जीवित पदार्थ का 80% भाग किस चीज़ का होता है? तो ये आपका होता है यहाँ पर ए नंबर, प्रोटीन ही होती है। ठीक है, प्रोटीन होती है अधिकांश प्राणियों के शरीर की जीवित पदार्थ, अर्थात कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें सर्वाधिक मात्रा आपकी प्रोटीन की ही पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? तो सभी अमीनो अम्ल किसमें नहीं उपस्थित होते हैं? यहाँ पर भोज्य पदार्थ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपका ए जवाब हो जाएगा चावल। ठीक है,
तो किसमें सभी अनिवार्य उपस्थित नहीं होते, चावल में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर दूध, सोयाबीन और अंडा में आपके होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य अमीनो अम्ल माना गया है। ठीक है, कितने को माना गया है, 9 को माना गया है। उपस्थित प्रचुर मात्रा में संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि दूध, मछली, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि आपके अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो वो अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन हो जाएंगे, तो आपके जो होते हैं कई हमारे होते हैं, चलो उनको बाद में देखते हैं। चलो यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, यहाँ पर 11 का जो आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन, तो आपका 11 में जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, भारी धातु लवण। ठीक है, प्रोटीन को विकृत नहीं करता कौन, भारी धातु लवण, ये विकृत आपके नहीं करते हैं। और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के संयोजन से ही होता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल जो कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है। अगला दिया है क्वेश्चन, अल्फा कैरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। अल्फा कैरेटिन नामक जो प्रोटीन उपस्थित होता है तो किसमें होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात जो कैरेटिन शब्द होता है आपकी त्वचा में होता है। ठीक है, अल्फा कैरेटिन जो होता है आपको प्रोटीन समूह एक प्रकार है जो कि अल्फा कैरेटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर वाले, जैसे कि नाखून हो गया, सींग हो गया, खुरों में हो गया आदि में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। वहीं पर बात करें जो बीटा आपकी होती है, बीटा कैरेटिन, वो आपके प्रोटीन पक्षियों तथा सरीसृपों में पाया जाता है, उनके पंखों में, नाखूनों में। ठीक है, चोंच में, ऐसी चीज में पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो जो धीमी वृद्धि होती है मनुष्य की, वो किस कमी के कारण हो जाता है, तो आपका यहाँ पर 13 है और 13 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में अब तक आप पहचान लिया होगा कि जवाब आपका हो जाएगा प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन की कमी हो जाती है और शरीर की वृद्धि आपकी रुक जाती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास जैविक क्रियाओं के प्रोटीन अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। तो गाय के दूध का जो रंग होता है पीला और सफ़ेद भी होता है, तो किस कारण से, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कैसीन के कारण, साथ साथ आपको कैरोटीन, अर्थात कैसीन के साथ कैरोटीन, ये आपका होता है। पीला आपका हो गया आपका कैरोटीन, कैसीन आपका हो गया सफ़ेदपन। ठीक है, चलो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, जैसे कि इसका रंग तो हल्का पीला होता है और गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा होता है, अर्थात फैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व आपका प्रदान करता है। 16 का जो जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात पनीर। ठीक है, आपने पनीर बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, शादी में जाते हैं पनीर ही खाते हैं। तो शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पनीर है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आप लोगों को पनीर यहाँ पर खाना चाहिए। ठीक है, और दूध से प्रोटीन का निर्माण भी किया जाता है और ये विधि आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप लोग पनीर अच्छे से खाया करिए, कच्चा पनीर और खाइए ताकि आप हष्ट पुष्ट रहें, और चने चबाइए ताकि आपको एनर्जी भी मिलती रहे। चलिए यहाँ पर विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स देखिए, विटामिन्स क्या होते हैं, तो 17 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन आपके क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। सर्वप्रथम 1992 में एक वैज्ञानिक थे आपके कैसिमिर फंक। ठीक है, कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन होता है और उसकी कमी से कौन से वाला रोग यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कोई आपका यहाँ पर एक गड़बड़ होगा। तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल अर्थात यहाँ पर अस्थि रूढ़ता से होता है, ये तो बिल्कुल सही है। नियासिन जो कि आपका पेलाग्रा एक होता है चर्म रोग, आपका ये भी संबंधित है, अर्थात यहाँ पर जो नियासिन होती है उससे आपका ये रोग आपकी रक्षा करता है। यहाँ पर है कोबालमिन जो कि आपका संघादित रक्त अल्पता होता है, ये भी सही है। लेकिन राइबोफ्लेविन जो कि बेरी है आपका, ये गलत है।
राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बेरी नामक रोग होता है B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है बेरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टो फलों में जो विटामिन होता है उसका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। आपने अब तक पहचान लिया होगा, तो सी इसका जवाब हो जाएगा। खट्टे फल कैसे? जैसे कि नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, जैसे लोहे के अवशोषण, घाव भरने, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो एक विटामिन होता है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो 20 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर अर्थात विटामिन सी है। ये आपके शरीर में भंडारित नहीं होता है, लेकिन अदर आपके शरीर में आपके भंडारित होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील होता है, इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं हो पाता है। ठीक है, इस कारण से आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? 21 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपने अब तक यहाँ पर सर्च कर लिया होगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर अर्थात विटामिन के। विटामिन के यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन K1 भी होता है जो कि हरी पत्तियों वाली सब्जी से प्राप्त करते हैं। विटामिन आपका K2 होता है जो मांस अंडों से प्राप्त करते हैं। विटामिन K चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? ए नंबर आपका रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है तथा वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस से प्रभावित व्यक्तियों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। वहीं पर अगर बात करें ऑस्टियोमलेशिया से प्रभावित वयस्कों की जो रीढ़ की हड्डी होती है झुक जाती है एवं हड्डियों के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? जो अलसी का आपने पेड़ देखा होगा तो उसमें पोषक पदार्थ आपका कौन सा ज़्यादा होता है? तो जवाब आपका 23 का हो जाएगा ओमेगा-3 वसी अम्ल अर्थात वसी अम्लों की मात्रा आपकी अलसी के एज में होता है। ठीक है, अलसी आपका है क्या? तो अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें से ओमेगा-3 वसी अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो रक्त नालियों में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को भी कम करता है। 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत आपका नहीं है। यहाँ पर आपका 24 का जो जवाब हो जाएगा डी नंबर अर्थात यहाँ पर आपका दूध। देखो ऐसे ऑप्शन दे दिया है, लेकिन देखो दूध में लगभग सभी पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो ज़्यादा पाया जाता है उसको हिसाब में देखेंगे। अर्थात आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नमक रोग हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, तो ये आपके प्राकृतिक हैं, लेकिन दूध आपका प्राकृतिक नहीं है। समझ गए हैं ना क्या कह रहा है? यहाँ पर प्राकृतिक वर्ड लगा दिया, इस कारण से दूध आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवशोषक का कार्य करती है? तो जो त्वचा होती है वो नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवशोषण का कार्य करती है? 25 का जवाब हो जाएगा ए नंबर अर्थात शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है ना, शरीर की ऊष्मा का क्षय जो रोकता है आपकी कौन सी होती है? त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा होती है। अगला है एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जो महिला होती है सामान्य महिला, तो उसके लिए प्रोटीन उपयुक्त होती है कि दैनिक में अर्थात डेली आपको कितनी प्रोटीन उसको ग्रहण करना चाहिए?
तो 26 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 45 ग्राम। ठीक है, 45 ग्राम करना चाहिए। देखो, एक सामान्य महिला के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रोटीन की बात करें तो 45 से 46 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 मिलीग्राम और आयरन आपका होना चाहिए 30 मिलीग्राम। इतनी पोषक तत्व एक महिला के लिए आवश्यक होता है। अगला दिया है आपका यहाँ पर, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग जिसे एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो मनुष्य के एक गंभीर मस्तिष्क के एक गंभीर रोग होता है जिसे एल्जाइमर बोलते हैं। तो एक कमी हो जाती है प्रोटीन से, तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो 27 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। इसकी कमी से आपके मनुष्य के जो मस्तिष्क में वो रोग आपका हो जाता है एल्जाइमर। ठीक है, और यहाँ पर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक आप उपवास रखते हैं तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किस अंग पर आपका परिवर्तन होता है, दिक्कत होती है, तो डी नंबर होगा गुर्दे पर। ठीक है, गुर्दे पर लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव आपका पड़ता है। गुर्दा मतलब जानते हो किडनी। ठीक है, किडनी पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को यहाँ पर 29 का जो जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम उसे बोलते हैं। अगला दिया है 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? अर्थात यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो कि आपके यकृत में बनता है, संश्लेषण आपका होता है, तो वो विटामिन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि डी नंबर है, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में भी सहायता करता है और दिए गए विकल्पों में आपका विटामिन जो है वसा में घुलनशील भी है। ठीक है, अगला दिया है यहाँ पर, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कौन सा है विटामिन जिसमें B12 आपका पाया जाता है? B12 में क्या पाया जाता है आपका? तो 31 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात उसे कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबालमिन। क्या नाम होता है विटामिन B12 का? साइनोकोबालमिन होता है। और इसका स्रोत क्या होता है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए। विटामिन B2 का अन्य नाम, तो 32 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात राइबोफ्लोविन। B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें से राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जी, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत होते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर में भार में कमी आती है, साथ ही में त्वचा और तथा जीवा में रूखापन भी आने लगता है। अब आते हैं 33 नंबर, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब में आपके हैं, लेकिन इसके नीचे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको भी आपको पढ़ना है। साथ में आप वीडियो के अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ पर विटामिन B2 का अन्य नाम आपका दोबारा आ गया है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दूसरा दिया है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 33 का बी नंबर, अर्थात विटामिन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक आपका होता है कैल्सीफेरॉल। मनुष्य में विटामिन डी के मुख्यतः 2 यौगिक पाए जाते हैं, विटामिन D2 अथवा जिसे बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, तथा विटामिन जो D3 होता है उसे एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी स्रोत आपका होता है। ठीक है, इतना आपका ये पॉइंट हुआ। और इसके बाद आपके यहाँ पर वन लाइनर के बाद आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स जो कि हम कह सकते हैं कि किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। तो अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हमने बता दिया कि आपका मास्टर वीडियो होगा। ठीक है, तो जेनेटिक्स कह रहा है जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशांगत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में समझ गए है ना कि उनके जीव जंतु व आनुवंशिक लक्षण की यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी होता है, हीमेटोलॉजी तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करता है, रुधिर तथा रुधिर रोगों का अध्ययन करता है। हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं, उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन करता है।
मेमोलॉजी होता है मेमेलोलॉजी, तो मेमोलॉजी होता है स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी तो होता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, तो न्यूरोलॉजी में जो अध्ययन होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में क्या करते हैं, तो दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं। आर्निथोलॉजी की बात करें तो आपका पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सार्कोलॉजी, तो सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दिया है टेक्सोनॉमी, तो इसमें जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अब कुछ पॉइंट पढ़ना है। वनस्पतियों की विज्ञान की प्रमुख शाखा, तो आपका दिया है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन। डेंडोलॉजी में, तो डेंडोलॉजी में क्या होता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी जो होता है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। वहीं पर फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, तो सजावटी पुष्पों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स से बताया अनुवांशिक एवं भिन्नताओं का अध्ययन होता है। हेरिडिटी जो कि पैतृक लक्षणों का संतानती में पहुंचने का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी में क्या होता है, लाइकेंस का अध्ययन होता है। वहीं पर मार्कोलॉजी में क्या होता है, पादपों की आकारी संरचना होती है। माइकोलॉजी में क्या होता है, तो कवकों या फफूंद का अध्ययन करते हैं। पेलियोबॉटनी में क्या होता है, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। फार्मोलॉजी में क्या होता है, तो औषधि पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी में क्या होता है, विषाणुओं का अध्ययन होता है। एग्रोनोमोलॉजी में क्या होता है, तो फसली पादपों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फल सब्जी उद्यान पादपों का संवर्धन होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन होता है। इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब आपको जो जानकारी देना है तो हमको आपको बता दें, जानकारी के हिसाब में जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, तो एग्ज़ाम डेट अभी तो आपकी नोटिफिकेशन आपकी नहीं आई है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। मान लो 22 को एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आपका 22 तक आ जाना चाहिए। तो आपका अगर एग्ज़ाम का देखा जाए तो आपका लगभग वही मार्च में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पॉइंट कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन वो आपका 22-23 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी तक कोई सी न्यूज़ नहीं आई है, तो आपको कुछ ज़रूरी यहाँ पर सूचना दे रहे थे कि देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे संग्रहालय से आपकी यहाँ पर चीज़ें इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 की नोट है, 5,000 की नोट है, अपने भारत में चलती थी, ठीक है। यहाँ पर 1,000 की 10,000 की नोटें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेपाली रुपया है, ठीक है। और साथ में आपकी ये छोटे छोटे जो रुपए हैं आपके करेंसी नोट पहले चलती थी, ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका तात्या टोपे जी का खंजर, ठीक है, ये आपका खंजर है उनका। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महात्मा गांधी, मतलब हम यहाँ पर अभी गए थे एक टूर में, तो वहाँ पर हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर ढूंढे हैं। क्या है कि यहाँ पर म्यूजियम बना हुआ था, तो म्यूजियम में ऐसी आपकी जो बहुत पुरानी दिल्ली सल्तनत की जो सिक्के थे या कई चीज़ें आपकी म्यूजियम में मिली हैं। नाना राव पेशवा, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके समयकालीन आपको वहाँ पर एक स्पेशल वीडियो बताएंगे कि देखो कानपुर कितनी बार आपका 27 बार बदला चुका है इनका नाम। उनसे संबंधित औजार जो हुआ करते थे, सभी चीज़ को हम एक पर्सनल वीडियो में बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको नए वीडियो में हर एक के बारे में अच्छे से बता दें कि कौन सी पत्रिका उस समय चलती थी, हरिजन पत्रिका देखो इस प्रकार से चलती थी, ये आपकी है। आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि आपकी यह है चीज़ क्या, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पर था कि वीडियो के अंत में थोड़ी सी आपको जानकारी भी मिल जाए हर एक पॉइंट में कैसे क्या हुआ करता था 1857 की क्रांति के पहले और उसके बाद भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि सर हमें एक इस वीडियो बना दीजिए, उसके बारे में हमको बता भी दीजिए, ठीक है। तो जो म्यूजियम है तो म्यूजियम वर्ड लिख देना कि म्यूजियम की जानकारी दे दीजिए, ये आप कमेंट करके बोल देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो वीडियो होगा इसको हम बहुत ही अच्छे से एडिटिंग करके लाएंगे और हर एक बात को बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आखिरकार
बनाना रॉ वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ को आपको बताएंगे यहाँ पर, कौन सी फील मतलब हर चीज़ें को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।